हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा एमसीआरई 2025 का फाइनली नोटिफिकेशन उनके वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। बहुत सारी चीजें यहां पर हम लोग समझेंगे। लैब टेक्नीशियन की कम से कम यहां पर 500 पोस्ट आउट की गई हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 2025 ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, लैब टेक्नीशियन सरकारी नौकरी के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कई सारे कंफ्यूजन है क्वालिफिकेशन को लेकर और आपके एक्सपीरियंस को लेकर, आपके डिजायर और एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन दी गई है उन चीजों पर। तो इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से चीजों को समझेंगे। उसके अलावा मेरे भाई, आप जानते हैं अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी है तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। आप मेरे भाई अभी इस चीज का आपको अनुभव नहीं होगा, अंदाजा नहीं होगा। जब आप डीबी कराएंगे और डीबी से कोई व्यक्ति बाहर होता है तो आप कितना दर्द होगा आप नहीं समझ सकते। तो बहुत ही चीजों को ध्यान से समझते हुए फॉर्म को फिल करेंगे। आइए इस वीडियो में समझते हैं। चैनल पर अगर मेरे भाई पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जो ये सीआरई है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, एम्स इसको कंडक्ट करवाता है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एम्स की वेबसाइट है, इस पर आप जाओगे, सीआरई पर क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो गई और यहां से आप एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम से, जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिएगा 11/7/2025 को ये नोटिफिकेशन इन्होंने आउट किया। ठीक है, जिसमें क्या बताया है सुनिए। सबसे पहले देखना कि इसके जो है क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनकी कब की है? 31 जुलाई। ठीक, आपको ज्यादा दिन का समय नहीं दिया गया है, 31 जुलाई 2025। ठीक, 31 जुलाई 2025 इनके रजिस्ट्रेशन जो है बंद हो जाएंगे। ठीक, और अभी क्या है, रजिस्ट्रेशन ओपन है और आप फॉर्म को भर सकते हैं। 12/7/2025 यानी कल से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट है 31/7/2025। डेट ऑफ स्टेटस अगर आप देखना चाहते हैं कि फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ये आपको 7/8/2025 को पता चलेगा फॉर्म भरने के बाद में। ठीक है, एडमिट कार्ड आप जानते हैं एज पर इशू ऑफ एग्जामिनेशन, जो डेट होती है एग्जामिनेशन के उसके 2 या 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आपका आता है। डेट ऑफ सीबीटी, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसकी क्या है डेट? 25 अगस्त दी गई है और 26 अगस्त दी गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि आपको, अगर आप इस आज की डेट से मानते हुए चलोगे तो आज है आपकी 13 जुलाई और आपका एग्जाम जो है 25 अगस्त है। देखो, हर हाल में 90% 95% इसी डेट में होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और इस डेट को आप देखते हुए आपके पास दिन कितने हैं? 25 दिन ये हैं और यहां से 7 और 5 12। ठीक, 12 दिन वो हैं, इतने ही दिन आपके पास में हैं। और फिर लिखा है डेट ऑफ स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट मेरे भाई, आपकी जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है इसमें स्किल टेस्ट नहीं होता है। स्किल टेस्ट जैसे कि जो है आपके स्टेनो की हो गई जॉब, इन सब में स्किल टेस्ट होता है जो टाइपिंग वाइपिंग वाली है। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी डेट को लेकर, एग्जाम को लेकर। अब आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या दिया है? इंट्रोडक्शन, ये सारा इन्होंने कॉन्टेक्स्ट लिख रखा है कि क्या क्या है। अब देखिएगा यहां पर इन्होंने बताया है किस किस एम्स में वैकेंसी आउट हुई है। यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम एम्स भटिंडा हो गया, इसकी वेबसाइट दी गई है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, एम्स भोपाल, एम्स बिलासपुर, ऐसे करके एम्स गोरखपुर। जितने भी एम्स में वैकेंसी निकाली गई है आप यहां पर देख सकते हैं, उनके सभी के यहां पर नाम दिए गए हैं और वेबसाइट दी गई है। ठीक है, उनका एड्रेस भी दिया गया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक, ये चीज हो गई। उसके बाद में आप जो है एप्लीकेशन यानी फॉर्म को भरेंगे कहां से? ये वेबसाइट है amsexam.ac.in। इसके लिए भी आपको कहीं जाना नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाना, आपको अप्लाई करने का लिंक डायरेक्टली वहां पर प्रोवाइड कर देते हैं। हर वैकेंसी का आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, ये चीज हो गई। और आपके फॉर्म पता है, फॉर्म ऑनलाइन ही फिल होंगे, इसके अलावा मेरे भाई आप ऑफलाइन नहीं भर सकते हैं। ये सारी चीजें आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें जो लिखी हैं आप इनको, मैं एक एक बात को आपको बताते हुए चल रहा हूँ। रीजन फॉर रिजेक्शन या स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन विल बी पब्लिश्ड एज पर शेड्यूल। अगर आपका जो है कि रिजेक्ट हो रहा है फॉर्म, किस वजह से हो रहा है, वहां स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। फॉर्म भरने के बाद में जो है डेट आएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि किस कारण से आपका जो है फॉर्म गड़बड़ हो गया है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द इमेज ऑफ ए फोटो, साइन, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन शुड बी एज पर गाइडलाइन मेंशन्ड इन द अपलोड इमेज इंस्ट्रक्शन। नीचे दिया गया है, ठीक, गिवन इन द विजिबली प्रीव्यू ऑफ फिलिंग एंड एप्लीकेशन। जो भी आप फोटो, ठीक है, उसके अलावा थंब इंप्रेशन और उसके अलावा जो भी आपका सिग्नेचर है, बेहतरीन तरीके से जो उन्होंने गाइडलाइन दे रखी है कि ऐसा होना चाहिए, इस बैकग्राउंड का होना चाहिए, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, वरना मेरे भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि क्लोजिंग डेट के बाद आपको पता चलेगा कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हुआ, पहले नहीं पता चलेगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा दोबारा फॉर्म फिल कर पाने का। ठीक, गलती सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा,
आपके पैसे भी जाएंगे और थोड़ी बहुत यहाँ पर फीस नहीं पड़ती है, 3,000 रुपए फीस पड़ती है, बहुत फीस होती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चॉइस एंड प्रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है, वही बात की बात है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जहां पर उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है वो आपको देना पड़ेगा। वो अगर उन्होंने कहा एसेंशियल है तो इसका मतलब आपको देना है। ठीक, कि अभी आगे बात करते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई गवर्नमेंट है कहीं पर काम कर रहा है तो उसको एनओसी देना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जैसा हर उसमें आप देखोगे मिलता है कि आपका एक रिलैक्सेशन कि आपको ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, पीडब्ल्यूबीडी जो आपकी होती है कैटेगरी फिजिकल डिसेबिलिटी वाली, उसको 10 साल की छूट मिलती है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात आती है सर्टिफिकेट की। जैसे आप जो है सेंट्रल में अप्लाई कर रहे हैं तो ओबीसी अगर आप सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं, ठीक, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर आप लगाएंगे तो मेरे भाई सेंट्रल का होना चाहिए पहली बात। ठीक, जो आप यूपी से है मान लीजिए, अब यूपी का आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा, यूपी का नहीं, आपको बनवाना पड़ेगा सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। कब का होना चाहिए, देखो साफ इन्होंने लिख रखा है, द वैलिडिटी ऑफ द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का होना चाहिए। ठीक, और क्या लिख रहे हैं, इनकम अपॉन फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन द 1 मार्च 2025 इशूज आफ्टर द 1 अप्रैल 2025 टू द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 31 जुलाई। ठीक, टू द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन डजंट है, अगर आपके पास में नहीं है, ठीक, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, अगर आपके पास 2025-26 का नया नहीं है तो आप पुराना मेरे भाई अपलोड कर दीजिएगा और साथ में नए के लिए, नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करने के साथ में जो एक्नॉलेज स्लिप आती है, ठीक, जैसे ही आप कैफे से भरवाएंगे कि हमारा ओबीसी का जो है एनसीएल यानी सेंटर का सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, तो एक एक्नॉलेज नंबर रहता है, वो एक्नॉलेज नंबर साथ में ही आप कह रहे हैं यहाँ पर कि विद द एक्नॉलेज स्लिप जो है आप उसको भी वहां पर लगा दीजिएगा। ठीक, ये बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है। ठीक, ये ऑप्शन है आपके पास में, पुराना अपलोड करना है तो जो नया के लिए आपने अप्लाई किया उसका एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप है वो आप वहां पर लगा दीजिएगा। ठीक, उसके बाद में क्या है, डेट सबकी लिखी है कि कब का होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट की बात हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, अब देखो मेरे भाई यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात की गई है। एप्लीकेशन फीस जो है ज्यादा है, ज्यादा नहीं, इसके लिए तो बहुत ज्यादा मानोगे कि जनरल और ओबीसी के लिए कितनी फीस है, 3,000 रुपए। ठीक, 3,000 रुपए जनरल और ओबीसी के लिए है, एससी एसटी के लिए 2,400 रुपए फीस है। ठीक, बहुत ज्यादा फीस है, ये आप जान रहे होंगे। ठीक, ये हो गई फीस की बात है। और उसके बाद में यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर इन केस आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो मेरे भाई फॉर्म फीस जो है आपकी किसी भी परिस्थिति में रिफंड नहीं की जाएगी, साफ सुन लीजिएगा। ठीक है, ओके, फिर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फीस एससी एसटी कैंडिडेट हु अपीयर द एग्जामिनेशन विल बी रिफंड इन द देयर सोर्स अमाउंट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम। अगर एससी एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आप जो है पेपर देने जाते हैं, पेपर देते हैं तो रिफंड हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक, जो आपने फॉर्म फीस दी है वो आपका रिफंड हो जाएगा। फिर है आगे बात आती है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि 25 अगस्त से लेकर 26 अगस्त। ठीक, इसकी क्या है आपकी मेरे भाई डेट होगी एग्जाम की, और ज्यादातर ज्यादा आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसी डेट में ही आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। फिर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करोगे, एग्जामिनेशन सेंटर में लिखा ऑल मेजर स्टेट इंडिया। ठीक है, यानी आपके जो मेजर स्टेट हैं वो सभी जगह, ठीक, उन सभी जगह जो है एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, अब एग्जामिनेशन डेट में मैंने आपको बताया कि आपके पास में कितने दिन है, आप मोटा मोटा मान के चलिए आपके पास में 1 महीने है। और कुछ बच्चों का यही कहना है कि 1 महीने में इसके लिए कोई कोर्स ला दिया जाए, कोई कोर्स ला दिया जाए। मेरे भाई 1 महीने में मैंने आपसे कहा है कि 1 महीने में तैयारी नहीं होती है। 1 महीने में आपकी जो प्रिपरेशन की है अभी तक सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ये बात बोलते चले आ रहा हूं कि जब आपका बिहार लैब टेक्नीशियन का एग्जाम था कि मेरे भाई आप तैयारी अभी से कीजिएगा, किसी भी समय कोई भी एग्जाम आ सकता है और आपको समय सिर्फ मिलेगा 1 महीने का, और उन 1 महीने में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उन 1 महीने में आप अपनी सिर्फ और सिर्फ जो तैयारी की है उसको धार दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और आप जो है टेस्ट सीरीज दीजिए। बस इसके अलावा आप कोई आप कहें कि आप मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपको मेरा बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपको 1 महीने में तैयारी करवा देंगे, आप अपने दिल की तसल्ली के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कोई तैयारी नहीं करवा सकता। ठीक, सच बात यह है। 2025 अभी चल रहा है, 26 के लिए अगर मेरे भाई आप पढ़ना चाहते हैं, 5-6 महीने 7 महीने अगर आप देना चाहते हैं, अभी आप कॉलेज में हैं,
ठीक है, आपका भाई बहन यार दोस्त कोई भी तैयारी कर रहा हो, ठीक है, वो अगर 2025-26 के लिए मतलब आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहता है तो ये लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच मेरे भाई 2026 ये जो है ज्वाइन कर सकता है, जिसमें आपको टेक्निकल पोर्शन, नॉन टेक्निकल पोर्शन, टेस्ट सीरीज सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। ये इस बैच में हिंदी और इंग्लिश में आपको जो है कंटेंट कराया जाएगा पूरा। आप वीडियो लेक्चर को डाउनलोड कर पाएंगे एप्लीकेशन के अंदर में, आप क्लास नोट पीडीएफ को प्रिंट कर पाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको 100 से भी अधिक दी जाएंगी और ये बैच 1 साल तक आपके पास में रहेगा। खास बात इसमें यह है कि जो आपको 4000, 5000, 6000 में बैच मिलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग टेक्निकल पढ़ाते हैं, यहाँ पर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज सारा कुछ आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ 1799 में, और ये भी 1 ईयर के लिए। ये बैच 1 साल का है, इसके अलावा आपकी कोई फीस नहीं पड़ेगी। इस बैच में आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और अभी आप देखोगे एमसीआरई में नॉन टेक्निकल के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बैच आपको मिलेगा कहां? प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। 1 लाख से अधिक स्टूडेंट इसको इंस्टॉल कर चुका है। आप यहां रजिस्टर वाले सेक्शन पे जाना, अपना नाम, नंबर, ये सारी डिटेल्स को फिल करना। उसके बाद में सिलेक्शन ले लेना कि हम जो है कैटेगरी चूज करना कि पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं। बाई मिस्टेक अगर कॉम्पिटिटिव सिलेक्ट हो जाता है तो ये ऑप्शन आता है, यहां से आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर पाएंगे। होम पेज पर देखोगे ऐसा बैनर दिख रहा है, पेड कोर्स में या फिर जाओगे तीसरे नंबर पे ये बैच मिल जाएगा। इस पर मेरे भाई टैप करना, यहां पर बाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। इस बाई नाउ पर जाओगे, देखो ये आ गया अप्लाई कूपन का। इस अप्लाई कूपन पर आप टाइप कर देना EM10, आपका जो है बैच 1799 का हो जाएगा। यहां से आप मेरे भाई पे ऑनलाइन करके खुद से पेमेंट कर सकते हैं या फिर स्कैन QR पर जाकर आप किसी से भी पेमेंट करा सकते हैं। मेरे भाई अभी भी मौका है, आप इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। अगर आप 2026 में भी 25 अभी कितना है, जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5-6 महीने अपने को दीजिए और एक बेहतरीन तरीके की अपनी थ्योरी तैयार कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। उसके बाद में कोई भी वैकेंसी आ जाए मेरे भाई, आपका सिलेक्शन होगा। आप सोचते हैं कि 2 दिन में, 3 दिन में, 1 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के पास जादू की पुड़िया नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपकी थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। और अभी एम्स की बात करें तो 2024 का अगर आप पेपर उठा के देख लोगे तो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेपर था कि किसी की भी तैयारी नहीं थी। तो अगर इन केस ऐसा भी होता है तो मेरे भाई वहां पर कट ऑफ नीचे जाती है और सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये एक बेहतर मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सेंटर की देखिए हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि एडमिट कार्ड लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड मेरे भाई 3 दिन पहले ही आता है ताकि जो है कि एग्जाम में कोई भी धांधली ना हो कि किस सेंटर पर, ये सारी चीजें, इसलिए ये जो है सुरक्षा के पर्पज से है कि आपका 3 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड आएगा। अब ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यहां पर देखिए लिखी हुई है चीजें कि ड्यूरेशन कितना है। आपको 90 मिनट मिलते हैं पेपर के लिए। आपके जो पेपर आएगा वो 90 मिनट का मिलेगा, जिसमें 100 MCQ होते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 400 मार्क का, ठीक। यानी आपका जो एक क्वेश्चन होगा कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा विद ईच क्वेश्चन वेयर द ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क, 4 नंबर का हो गया। फिर लिखा है इन्होंने 20 जो MCQ होंगे रिलेटेड होंगे जनरल नॉलेज से, एप्टीट्यूड से और कंप्यूटर से। यानी यहां पर आपका जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर नॉलेज के कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन। यही आपका क्या पोर्शन है? नॉन टेक्निकल। और मेरे भाई जिस सभी को टेक्निकल आता है, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, और मात आप कहां खाते हैं? 20 नंबर में मात खा जाते हैं और सिलेक्शन यहीं से रुक जाता है। मान लीजिए आपको थोड़ा अल्टर पेपर आ गया, ठीक, टेक्निकल वाला, जो ये आपके 80 MCQ आ रहे हैं, थोड़े से अल्टर आ गए, मतलब थोड़ा आउट ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया, आउट ऑफ आपका सिलेबस आ गया, तो आप क्या करेंगे? इसमें से आपके 5-7 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपने कर दिए, आपका काम बन गया, ठीक। तो इस वजह से दोनों आपको आने चाहिए, टेक्निकल पोर्शन भी, नॉन टेक्निकल पोर्शन भी। तो 80 MCQ आप किसके होंगे? टेक्निकल के। 20 MCQ आपके नॉन टेक्निकल के होंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस पर मत जाना, क्योंकि आप जानते हैं कहीं यहां पर BMLT भी लेते हैं, ठीक, और DMLT भी लेते हैं। और DMLT BMLT आप देखोगे सिलेबस सेम नहीं रहता है। BMLT आपका जो है क्या है? आपका डिग्री है। DMLT आप जानते हैं डिप्लोमा है, तो उससे आप इस चीज को नकार दीजिएगा, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर समझने की। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका पेपर डिवाइड होता है 5 सेक्शन में, ठीक। कितने सेक्शन में? 5 सेक्शन में। और हर एक सेक्शन के लिए आपको 18 मिनट मिलते हैं। कितने? 18 मिनट, ठीक। आपको सामने पहला सेक्शन आया जिसमें 18 मिनट में क्वेश्चन आए, उन 18 मिनट में आपको उतने क्वेश्चन करने हैं। और जैसे ही ये आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, सुनना,
एक सेक्शन का 18 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुआ आपका ये सेक्शन बंद हो जाएगा, दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब इस वाले पहले सेक्शन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 18 मिनट में एक सेक्शन में आपको जो करना है कर लीजिए, 18 मिनट के बाद में ये सबमिट हो चुका है, आपका ये सेक्शन खुलेगा ही नहीं। बात साफ सुनिएगा, क्योंकि आप अभी तक जो सीबीटी एग्जाम देते हैं उनमें एक साथ आपके 100 क्वेश्चन खुल गए, आप उसमें कहीं पर जा रहे हैं, कहीं ये क्लिक कर दिया, कहीं ये सेक्शन पे चले गए, कहीं 20 वाले क्वेश्चन पे चले गए, ऐसा इसमें नहीं कर पाएंगे। साफ सुनिए, फिर आपने जैसे दूसरा वाला सेक्शन आपके सामने खुला, दूसरे वाले सेक्शन में 18 मिनट हो गए, आपने पेपर दे लिया, अगर 18 मिनट में आप जो कुछ कर पाए, 2 सबमिट कर पाए क्वेश्चन, 3 कर पाए, ऑटोमेटिक दूसरा वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, तीसरा ओपन हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके आपको 5 सेक्शन दिए जाएंगे, 90 मिनट का आपका टोटल टाइम हो गया। ठीक, यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर जो है डिवाइड होगा 5 सेक्शन में, ईच सब एक के लिए 18 मिनट मिलेंगे, वेयर द ईच सेक्शन कंटेन्स 20 क्वेश्चन। ठीक, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 20 आ गए, ऐसे करते आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक, 20 क्वेश्चन के लिए आपको 18 मिनट मिलेंगे। ठीक है, उन 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। अब 20 में से आप 5 कर पाए, 2 कर पाए, 1 कर पाए, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, दोबारा वो खुलेगा नहीं। ठीक, यही लिखा है कि 1 बाय 1 विजुअल रहेंगे, एक सेक्शन अगर बंद हो जाता है तो दोबारा आप मेरे भाई उस सेक्शन को नहीं खोल पाएंगे, ये बात यहां पर लिखी हुई है। यू विल बी अलाउडेड ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द करंटली एक्टिव सेक्शन। ठीक, जो एक्टिव सेक्शन है उसी में आप मेरे भाई 3-5 करिएगा, उसी में आप जो कुछ करना है वही करिएगा, उसके अलावा मेरे भाई आप नहीं कर पाएंगे। ठीक मेरे भाई, यहां तक आप बात को समझ पाए होंगे। ठीक, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एग्जाम में जब बैठेंगे तब समझ जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, ये बात हो गई। अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए कैसा आएगा पेपर आपका। देखो, फॉर ऑल ग्रुप, सभी के लिए, जहां पर क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है, 12th मांगा गया है, उनमें क्या है, एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा। जिसमें क्वालिफिकेशन 10th है और 12th है उसमें क्या है आपका मेरे भाई पेपर हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। जहां पर इन्होंने लिखा स्पेसिफिक टेक्निकल डोमेन है, नॉलेज है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जहां पर लिखी हुई है, वहां पर आपका जो एग्जामिनेशन है विल बी इंग्लिश ओनली, केवल और केवल इंग्लिश में आएगा। बात को समझ लीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा क्वालिफाइंग एंड अदर क्राइटेरिया की बात की गई है। यहां पर निगेटिव मार्किंग भी रहती है, आपको पता होना चाहिए। एक जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का होता है, ये तो बता दिया, और यहां पर निगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की। ठीक, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है, तो ये नहीं कि सब में तुक्का आप मारते हुए चले आए, ये भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, आगे चलिएगा, आगे क्या है। अब देखो, अब पोस्ट के बारे में है, क्वालिफिकेशन के बारे में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से आपका टॉपिक शुरू है। टॉपिक का मतलब यही है कि इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, और 17 नंबर पे है आपकी टेक्निकल पोस्ट। 17 नंबर पे आते हैं और देखते हैं। जो मैंने आपको बताया यहाँ पर लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, लैब टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इन सभी की यहाँ पर पोस्ट दी गई है। आगे क्वालिफिकेशन लिखा है, एसेंशियल डिजायर्ड। अभी चीजों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर पर लिखी हुई है कैसे आपको चीजों को देखना है और समझना है। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2, ठीक, ये लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की है, पोस्ट का नाम है। कहाँ निकली है, एम्स ऋषिकेश में है। ठीक, एज मांगी गई है 18 से 27 साल के बीच में। पे लेवल इसका 2 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखो क्या लिखा है, एसेंशियल पहली चीज 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए, किससे, साइंस से, पहली बात। ठीक, दूसरी बात क्या है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी आपसे मांगा गया है 12th प्लस DMLT। ठीक, क्या मांगा गया है, 12th प्लस DMLT मांगा गया है। और डिजायरेबल क्या कह रहे हैं कि डिजायरेबल है 2 ईयर एक्सपीरियंस। आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, इस पोस्ट पर आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, इस पोस्ट पर आप अप्लाई कर पाएंगे मेरे भाई, ये बात आप साफ सुन लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि अब आप कह रहे हैं कि या इसमें BSc वाले भर पाएंगे, BSc MLT वो भी भर पाएंगे, इसमें जो है BSc MLT वाले भी भर पाएंगे, भर देना। ठीक, लैब टेक्नीशियन दूसरी पोस्ट लिखी हुई है किसकी तरफ से, एम्स राजकोट की तरफ से। 21 से 30 साल वाले जो है इसमें भर पाएंगे। इसका पे लेवल क्या है, 5 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th यानी 10+2 यानी 12th मांगा गया है साइंस से, और डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए, DMLT होना चाहिए। डिजायरेबल में क्या लिख रहे हैं, डिजायरेबल में BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसमें दोनों लोग फॉर्म देखो यहां पर लिख भी दिया है कि अगर आपके पास 12th प्लस DMLT है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपके पास BMLT है तब भी आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है और समझना है। ठीक है, ऐसे कहां पर देखिए, एम्स ऋषिकेश में पे लेवल 5 है। यहां पर भी देखोगे क्या है,
10+2 साइंस से है, डिप्लोमा मेडिकल लेबल टेक्नोलॉजी है और डिजायरेबल क्या है, बीएससी एमएलटी है। तो मेरे भाई अगर कहीं पर ये वाली देखो, समझते हैं क्या लिखा हुआ है, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है, एम्स भटिंडा ने निकाली है, और 18 से 27 साल के बीच में क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। 10+2 विद साइंस से होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन्होंने मांगा है, ठीक। 2 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में होना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, विद 1 ईयर रेविलेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच्ड विद द हॉस्पिटल हैविंग द मिनिमम 100 बेड्स। अब देखो ये एसेंशियल है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। मतलब क्या है कि आपके पास 12th होना चाहिए, प्लस डीएमएलटी होना चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए, प्लस आपके पास में कितने साल का, विद द 1 ईयर, यानी 1 साल का आपके पास में होना चाहिए एक्सपीरियंस, वो भी 100 बेड के हॉस्पिटल में, ठीक, 100 बेड हॉस्पिटल में, ये आपके पास होना चाहिए। ये अगर आपके पास में है तो अप्लाई कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास आप 12th पास आउट हैं और प्लस अगर आपके पास में बीएससी, ठीक, यानी बीएमएलटी कर रखा है, आपने बीएमएलटी कर रखा है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। देखो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। इन्होंने देखो रिप्लेस क्या किया है, चीजों को समझना, कि जैसे आपके पास में बीएमएलटी है तो मतलब आपके पास डिग्री है, जिसके पास में डीएमएलटी है यानी 2 साल का डिप्लोमा है प्लस 1 साल का क्या एक्सपीरियंस ले लिया, तो इसके इक्विवेलेंट इन्होंने कर दिया। बीएमएलटी वाले को, बीएससी एमएलटी वाले को क्या है, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, और जिसका डीएमएलटी है उसको एक्सपीरियंस लगेगा। इस तरीके से यहां पर आपको चीजों को समझना है और फॉर्म को फिल करना है। जहां जहां पर डीएमएलटी मांगा गया है, आप मेरे भाई बीएमएलटी हैं अगर किए हो तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। देखो तो जो ये ईएसआईसी वाला है इसमें थोड़ी दिक्कत होती है कि जैसे क्या हुआ, डीएमएलटी प्लस एक्सपीरियंस मांगा है, डीएमएलटी प्लस एक्सपीरियंस मांगा है, और बीएमएलटी में कहीं पर मेंशन नहीं किया है कि एक्सपीरियंस है, तो डीवी में वो थोड़ा दिक्कत करते हैं, जो कि इस बार जैसा इन्होंने किया है। तो इस बात का इन्होंने मेंशन अगर नहीं कहीं पर रखा है, कर रखा है, तो इसमें कह नहीं सकते, ठीक है। जैसे इस वाली पोस्ट के बारे में बात करोगे, ये ईएसआईसी है, ईएसआईसी आंध्रा की तरफ से है, 18 से 25 साल वाले इसमें भर पाएंगे, और लेवल 5 की वैकेंसी है, लेवल 5 की आप जानते हैं इसमें सैलरी है तो 29,200 लिखा हुआ है, यानी 40-45 हजार के आसपास में, ये 45-50 हजार के आसपास में ये सैलरी इसकी जाती है, ठीक है। अब इसमें देखना, इसमें लिखा है 12th पास साइंस से, ठीक, 12th पास हो गया, पहली चीज 12th पास हो, प्लस क्या हो, प्लस उसके पास में डिप्लोमा हो यानी डीएमएलटी हो, और प्लस क्या हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या या लिखा हुआ है, या क्या होना चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा है कि उसके पास में बीएमएलटी हो, ठीक, बीएमएलटी हो, अप्लाई कर सकता है। अब देखो जैसे बीएमएलटी वाले ने अप्लाई कर दिया, कहीं पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लिखा भी नहीं है, लेकिन डीएमएलटी वाले ने एक्सपीरियंस मांगा है ये, लेकिन ईएसआईसी वाले में क्या है, दिक्कत कर दे रहे हैं कि एक्सपीरियंस मांग ले रहे हैं, कहीं कहीं पर इसमें श्योरिटी नहीं है, लेकिन इन्होंने इतना ही लिख रखा है। आप फॉर्म को भरिएगा, फॉर्म फिल कीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाता है, डीवी तक जाइएगा तब आप देखिएगा। और लेकिन एम्स वाले में ऐसा नहीं है, एम्स वाले में अगर उन्होंने लिख दिया कोई एक्सपीरियंस यहां पर अगर मेंशन नहीं किया है तो आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। इस तरीके से आप मेरे भाई देख सकते हैं, ये 17 नंबर में आपकी वैकेंसी आई हुई है, आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ध्यान से मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरिएगा, 3,000 रुपए आपकी फीस जाएगी, फॉर्म आपका पता नहीं चलेगा कि आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद में लास्ट में डेट आएगी कि आपका एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट हुआ, बहुत कष्ट होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरिएगा। आई होप आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर कर दिया जाएगा। इसकी लिंक के लिए आप मेरे भाई टेलीग्राम पर चले जाना और टेलीग्राम पर जाना, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अप्लाई करने का भी कम समय है, ठीक है, तो उस कम समय में आप बहुत ही ध्यान से चीजों को अप्लाई करिएगा। लिंक आपको मैंने बता दी है। और मेरे भाई मैंने आपको जैसा कि बताया है, आने वाली वैकेंसी के लिए अगर आपके पास में 5-6 महीने हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अगर डिग्री डिप्लोमा अभी कर रहे हैं, ठीक है, तो शानदार तरीके से आप हमारे इस लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक से क्लासेस हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएंगी। अभी ऑफर है मेरे भाई, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।